आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार। नमस्कार श्रोताओं, हमारे देश में इस समय विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। देश ने इस अभियान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों में कोविड टीकाकरण किया जा चुका है और अब पूरी दुनिया में जितने टीके लग रहे हैं उनमें से 40% कोविड टीके भारत में लग रहे हैं। और अब आपके लिए एक अच्छी सूचना यह है कि 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अब लॉकडाउन शहर, वार्ड और पंचायत स्तर पर भी लगाया जा सकता है। ऐसे में कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार। डॉक्टर अनूप ने रोबोटिक्स में क्लिनिकल फेलोशिप हासिल किया है। साथ ही उनके 120 से ज्यादा पब्लिकेशंस जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और 10 से ज्यादा चैप्टर्स मेडिकल बुक्स में पब्लिश हो चुके हैं। हाल ही में डॉक्टर अनूप को यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट के लिए लीडर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर अनूप, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सिद्धार्थ जी, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अनूप से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और दूसरा नंबर है 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIA न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनूप, सरकार ने 45 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को भी 1 अप्रैल से कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है और इसके लिए जो गंभीर बीमारी की शर्त थी वो हटा दी गई है। अब इसका दायरा काफी बढ़ जाएगा और जैसा कि आज हेल्थ सेक्रेटरी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि देश में कोविड महामारी से मौत का शिकार होने वाले 88% रोगी 45 और इससे अधिक उम्र के हैं। आप 45+ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये कदम एक बहुत ही सराहनीय कदम है भारत सरकार का। भारत सरकार ने एक बहुत ही चरणबद्ध तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया था कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे, देन नॉन हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स आएंगे, फिर वो हाई रिस्क कैटेगरी को लेंगे एंड धीरे करके वो सभी के लिए ओपन करेंगे। और ये बिल्कुल सही है कि इस समय हमारे 88% से ज्यादा जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो 45 ईयर जो प्लस वाले जो यंग मिडिल एज के ग्रुप हैं वो लोग हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी इस समय हमारी पॉपुलेशन 45 ईयर्स के ऊपर है उसको चाहे कोई भी बीमारी ना हो जी, वो कोविड होने के एक रिस्क पे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में नंबर फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये खतरा आगे ना बढ़े, इसलिए सरकार ने ये एक फैसला किया है कि हम सभी को वैक्सीनेट करें जो 45 ईयर्स के ऊपर है। और ये प्रक्रिया इतनी सिंपल बना दी है सरकार ने कि अब किसी को भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है सभी लोगों से जो सुन रहे हैं कि प्लीज आप आगे आएं और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। जी। और डॉक्टर अनूप, कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच जो अंतराल का पहला टीका लगने के बाद 4 से 8 सप्ताह कर दिया गया है। इससे पहले इस टीके की 2 डोजेस के बीच 4 से 6 सप्ताह का अंतर रखा जाता था। इसका क्या कारण है? देखिए, इसमें कोविशील्ड के ऊपर बहुत ही कंट्रीज में ट्रायल्स चल रहे थे और अभी ट्रायल्स कंक्लूजन्स हैं वो छपा है जो विश्व के 2 सबसे बड़े जर्नल्स माने जाते हैं, लैंसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन NEJM। उसमें ये पाया गया है कि अगर हम वैक्सीन को 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में लगाते हैं तो हमारी एफिकेसी 80 to 90% के अराउंड आती है। अगर हम उसको 4 हफ्ते पे लगाते हैं जैसा कि हम अभी कर रहे हैं तो एफिकेसी 60 to 70% आती है। तो इससे क्लियर एक मैसेज आ रहा है कि अगर हम इंतराल को बढ़ा दें
तो हमारी एफिकेसी बढ़ रही है और साइड इफेक्ट सेम है। इसीलिए भारत सरकार ने ये बहुत ही सराहनीय फैसला लिया है कि अब हम इसको 6 to 8 वीक्स पे कर दें, क्योंकि ये सारा जो फैसले हैं ये एविडेंस बेस्ड हैं और आपको पता है मेडिसिन ये एविडेंस बेस्ड साइंस है और इसलिए जो भी हमारे पास एविडेंस आता रहेगा वैसे वैसे भारत सरकार इसको चेंज करती जाएगी। और डॉक्टर अनूप, ये जो सेकेंड फेज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जैसे हमारे जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं या 45 प्लस जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, तो उन्होंने जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है, तो अब क्या उनको नया अपडेट मिलेगा? नहीं, जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है उनका जैसे 4 वीक्स पे उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे मैसेज आता है, तो ऑलरेडी अब उनका मैसेज जो है एज पर द न्यू गाइडलाइंस 6 to 8 वीक्स के बाद आएगा। तो और अगर किसी का अभी 1-2 दिन में ऑलरेडी शेड्यूल है तो वो भी अपना रीशेड्यूल करा के उसको 6 to 8 वीक्स के बाद करा सकता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुका है और वो दूसरे वैक्सीनेशन के इंतजार में हैं, तो उनके लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने अभी लैंसेट की बात की थी डॉक्टर अनूप, और अगर हम देखें तो कोवैक्सीन के बारे में लैंसेट ने काफ़ी इसकी एफिकेसी के ऊपर और इफिशियंसी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट लिखी है। और इसके केसेस में जो वैक्सीन का के बीच में जो 2 डोजेस के बीच में जो गैप है उसका क्या सेम रहेगा? बिल्कुल, जो कोवैक्सीन है उसमें ये पाया गया है कि अब हमारे पास डाटा कई 1000 पार्टिसिपेंट्स का आ चुका है और उसमें ये देखा गया कि अगर हम इसको दो डोज का अंतराल 4 वीक से ही रखते हैं तो इसकी एफिकेसी 80 to 90% रहती है। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया कि कोवैक्सीन में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कोविशील्ड में क्योंकि एविडेंस आ गया इसलिए हम उसको चेंज कर रहे हैं। जी। और डॉक्टर अनूप, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोविड-19 नियंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगी। ये गाइडलाइंस क्या हैं? देखिए, भारत सरकार ने ये बहुत ही सोच समझ के गाइडलाइन बनाई है, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि 5 से 6 राज्य हैं जिसपे नंबर ऑफ केसेस पर डे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने ये गाइडलाइंस बनाई है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट जो हमारा 3 चीज का जो मंत्र था उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो कंटेनमेंट जोन्स थे उन्होंने स्टेट्स को कि वो छोटे से छोटे एरियाज हैं, ग्राम पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी जगह पर वो लागू कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि वहां पर खतरा है। नंबर 3, उन्होंने बोला कि अब हमारे कुछ फेस्टिवल हैं जैसे कि होली है, नवरात्रे हैं या और कोई फेस्टिवल है, तो उसमें उन्होंने बैन लगा दिया है कि अब कोई भी पब्लिक गैदरिंग ना करें, क्योंकि ये देखा जा रहा है जहां जहां गैदरिंग है वहीं पर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें, जहां जहां हमने देखा कि ज्यादा लोग गैदर करते हैं और वहां पर प्रिकॉशन नहीं ले रहे, वही नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि गैदरिंग के ऊपर टोटली प्रतिबंध लगा दिया है और इसके अलावा फाइन को भी उसने बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया है। ये सब चीजें आई थिंक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दिल्ली प्रशासन ने भी कोविड के बढ़ते मामलों के कारण होली, शब बारात और नवरात्रि जैसे जो भी त्योहार आने वाले हैं उनको पब्लिक प्लेसेस पर मनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आज एक खास दिन है डॉक्टर अनूप, आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है और लोगों में इस वैश्विक महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 24 मार्च को ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉश ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के इस दौर में क्या, अगर हम देखें तो ट्यूबरकुलोसिस में भी लंग्स में असर पड़ता है और कोरोना में भी यही होता है, तो क्या कुछ कनेक्शन है और टीबी के पेशेंट्स को क्या कुछ सावधानियां रखनी होंगी? बिल्कुल, देखिए, जो पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होता है, खासकर छाती वाला ट्यूबरकुलोसिस होता है जी, वो उनकी इम्यूनिटी बॉडी की डाउन हो जाती है। तो उनमें अगर एक्सपोजर होता है कोविड-19 वायरस का तो उनको रिस्क बढ़ जाता है इन्फेक्शन ना सिर्फ होने का बल्कि सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन है और डेथ होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट रिलेशन के, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको अगर कोविड एक्सपोजर होता है तो उसके चांसेस ज्यादा, इसलिए उनको जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो नॉर्मल से ज्यादा लेने चाहिए। उनको बिल्कुल भी किसी क्राउडेड प्लेस में और पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए। मास्क उनको पहन के ही निकलना चाहिए, जहां तक हो सके अवॉइड करें, बाहर जाना जरूरत ना हो। और डिस्टेंसिंग के अलावा उनको अपना हैंड सैनिटाइजर, दवाइयां टाइम से लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, और उनको जरा सा भी डाउट लगे
कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, तुरंत जाके कोविड का वो डॉक्टर से सलाह से टेस्ट करवा लें, क्योंकि ये एक बार इनको कोविड हो जाता है तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी, और श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर में हर साल करीब 4,000 लोगों की टीबी से मृत्यु होती है और करीब 28,000 लोग इस रोग से संक्रमित होते हैं। और इस समय पूरे देश से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं कार्यक्रम से अपने सवालों के साथ। डॉक्टर अनूप, पहला सवाल हमें छत्तीसगढ़ से आया है, जहां से परमेश्वर कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर जी, नमस्कार। हेलो जी, हेलो सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जी, मैं परमेश्वर कुमार छत्तीसगढ़ से। मेरा सवाल है सर, सरकार ने कहा है 1 अप्रैल 2021 से सभी 45 साल से ऊपर के सभी आदमी अपना वैक्सीन ले सकते हैं, तो क्या क्या कागज लगेगा? जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब ये कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब लोग उस पर रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पे करेंगे या वॉक इन में जाएंगे तो? बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया है। या तो आप आरोग्य सेतु जा सकते हैं या कोविन पोर्टल 2 पर जा सकते हैं। वहां पर जाके आपको कोई भी गवर्नमेंट आईडी को दिखाना है, प्रेफरेबली आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आई कार्ड भी चल सकता है, या और कोई गवर्नमेंट का अगर आपको आई कार्ड है जिसमें आपका फोटो आ रहा हो और एड्रेस हो, वो चल सकता है। तो एक सिंपल आपको एक आई कार्ड गवर्नमेंट का दिखाना होगा, और ये प्रक्रिया इतनी सरल बना दी है भारत सरकार ने कि उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं जो ऑथोराइज है, किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जा सकते हैं। जी, और जैसा कि अब बहुत सारे लोग जाएंगे सेंटर्स पे, तो डॉक्टर अनूप, लोगों को क्या सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कोविड के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अभी तक रिस्ट्रिक्टेड लोग जाते थे, लेकिन अब एक बड़ा नंबर है सामने, तो क्या कुछ सावधानियां लोगों को रखनी होगी? देखिए, भारत सरकार ने एसओपीज बनाए हैं सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स के कि वहां पर क्या क्या उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। तो उसमें सबसे क्लियर यह है कि जब कोई वहां पर रजिस्ट्रेशन करा के पहले तो उसको टाइम और एक डेट उसको मिल जाता है कि इस टाइम डेट पर ही जाना है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे कितने लोग वहां पर आ सकते हैं। तो जो लोग वहां आएंगे उनके बीच में डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है, और उसके अलावा उनको देखा जाता है, उनका पहले टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका मास्क चेक करते हैं, उनका पूरा प्रॉपर एक हिस्ट्री का शीट होता है, उसमें हम चेक करते हैं। तो अगर किसी को हमें डाउट है कि इसको फीवर है या कोविड हो सकता है, तो हम उसको पहले ही सेग्रीगेट कर देते हैं, ताकि जो और लोग आए हुए हैं वो रिस्क ना बढ़ जाए। तो ये तो हो गया कि वेटिंग एरिया का। उसके बाद जब वैक्सीन लग जाती है उसके बाद भी आपको पता है आधा घंटा आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, और वहां भी डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। तो सरकार के जो एसओपी हैं बहुत कड़े हैं, वो जगह फॉलो हो रहे हैं। जनता को भी उसको फॉलो करना होगा, और उसके बाद कोई भी खतरा उनको पेश नहीं आएगा। जी, और इस बीच पंजाब में जालंधर से हमारे साथ अरविंद जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार। जी अरविंद जी। सर जी नमस्कार। आपको दोनों सर को बहुत नमस्कार कहना चाहता हूँ कोरोना फेस करने के लिए। जी बताइए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी, जो भी कोरोना के लिए जो भी आपने वैक्सीन लगवानी पड़ती है ना, उसमें हम लोगों का फायदा है जी वैक्सीन लगवाने के लिए। जी सर, एक वैक्सीन जिसने लगवानी है वो कितनी उम्र स्टार्ट है सर वैक्सीन लगवाने के लिए? जी, डॉक्टर अनूप जानना चाहते हैं कि कितनी उम्र के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। शायद थोड़ा लेट से सुनना शुरू किया होगा कार्यक्रम को। बिल्कुल, देखिए कोई भी इंडियन जो सिटीजन है जो 45 ईयर्स के ऊपर है, वो अब इसमें जाकर 1 अप्रैल से रजिस्टर कराने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी, तो जैसा कि डॉक्टर अनूप बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 45 साल की उम्र जिसकी पूरी हो गई हो, वो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो जाता है। डॉक्टर अनूप, आपका नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है, चाहे हम ट्रांसप्लांट की बात करें, चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें, यूरोलॉजी की बात करें। तो यहाँ पे अगर हम कोविड के साथ उसका कनेक्शन अगर हम देखें, तो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जो हैं या जो सीवियर किडनी डिजीज से पीड़ित लोग हैं, तो उनके लिए वैक्सीनेशन कितना सेफ रहेगा? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेशेंट जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हाल ही में हुआ है, उनको हम 3 to 6 मंथ्स के लिए मना करते हैं कि अभी वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि वो टाइम में उनको हाई डोज इम्यूनोसप्रेशन ड्रग दिया जाता है और उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन होती है।
एक बार वो 6 मंथ पे स्टेबलाइज कर जाते हैं, जिसमें हम डोज को टाइट्रेट कर करके एक मिनिमम डोज पे ले आते हैं, उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो वो टाइम बड़ा ही खतरनाक माना जाता है, उसमें कोविड होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम ये सलाह देते हैं कि प्लीज आप कहीं भी घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही जरूरी हो तो मास्क पहनना आपके मैंडेटरी है, और जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा दवाइयां आपको समय से लेनी है, और कोई भी एक भी सिम्टम आपको लगता है तो तुरंत विशेषज्ञों को दिखाना पड़ेगा। जी। और डॉक्टर अनूप, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जिनका किडनी ट्रांसप्लांट ड्यू होगा, तो जो जिनका अगर 1-2 महीने में होने वाला है या ड्यू कोर्स में है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए? जिन लोगों का ऑलरेडी ट्रांसप्लांट में नंबर आ चुका है और वो ड्यू है, तो उनको ये बोला जाएगा कि वैक्सीन अभी अगर हाल ही में आपको एक हफ्ते में ट्रांसप्लांट होने वाला है तो ना लगवाएं वैक्सीन। तो आपको पहले फिर ट्रांसप्लांट होने के बाद, जैसे मैंने बताया, 3 to 6 मंथ के बाद ही वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि ये होता है कि जब वैक्सीन लगवाते हैं उसके तुरंत बाद अगर हम ट्रांसप्लांट हो जाते हैं तो उसके बाद अगेन इम्यूनिटी जो है पेशेंट की डाउन हो जाएगी बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। तो उसको जो है आगे जाके फिर जो वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए वो नहीं डेवलप होगी, क्योंकि वैक्सीन की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम नॉर्मल होना चाहिए। वो नहीं होगा, इसलिए वैक्सीन बेकार हो जाएगी। और वो पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो पेशेंट डायलिसिस पर हैं, दे आर वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांट, वो उनका भी अगले 1-2 महीनों में नंबर नहीं आने वाला है ट्रांसप्लांट में, तो वो बड़े आराम से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्योंकि उनका एक बार अगर कोविड हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए अच्छा रहेगा कि वैक्सीन लगवा लें और ट्रांसप्लांट उसके 3 महीने के बाद ही करवाएं। जी। और अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से रमेश कुमार जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रमेश जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी रमेश जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, बस डॉक्टर साहब मैंने ये पता करना था कि मेरे पेस मेकर लगा हुआ है और मैं मेडिसिन भी खा रहा हूँ हार्ट वगैरह की, तो उसके लिए क्या मैं लगवा सकता हूँ? सेफ है मेरे लिए वैक्सीनेशन? जी डॉक्टर अनूप, पेस मेकर लगा हुआ है, हार्ट पेशेंट हैं, क्या वैक्सीनेशन कराना चाहिए? बिल्कुल, आप पेशेंट हार्ट के हैं, आपके ऑलरेडी एक पेस मेकर लगा हुआ है, तो आप जो है हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और आपको वैक्सीन लगवाना बिल्कुल सेफ रहेगा। पहले लोगों में दुविधा थी कि अगर हम कोई एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं या ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो क्या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अब शोध ने ये बताया है कि ऐसे पेशेंट जो एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं यानी ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उनमें भी वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तो आप बिल्कुल बिना किसी चिंता के वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी। और डॉक्टर अनूप, दोबारा से हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से किडनी के ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की हमने बात की, हमने डायलिसिस की बात करी, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूरोलॉजिकल सर्जरीज हैं, बहुत से लोगों की ड्यू होगी, तो और इवन अगर हम देखें तो ऐसे लोगों में जिनमें स्टोन्स वगैरह भी हैं, उनकी भी सर्जरी ड्यू रहती हैं, तो वो लोग जिनको निकट भविष्य में सर्जरी कराना है, उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए या कितना सेफ है उनके लिए? तो अभी जो हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं कि जिसको सर्जरी, सपोज कैंसर की सर्जरी है या किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी है, उनके लिए तो वैक्सीन में और उसमें हम अराउंड 3 मंथ का गैप कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्जरी के बाद इम्यूनिटी डाउन हो जाने वाली है। लेकिन जो पेशेंट जिनकी सर्जरी ज्यादा बड़ी नहीं है, जैसे छोटी कोई स्टोन की सर्जरी है या कोई और छोटी सर्जरी है, वो 1 महीने का गैप के बाद सर्जरी करा सकते हैं। तो यानी अगर, लेकिन दूसरे डोज के बाद 1 महीने का गैप उनको देना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखें। जी, उन्हें गैप देना पड़ेगा 1 महीने का। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार वैक्सीन लगवाने के बाद कितने दिनों के बाद लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सुधार जी। जब पहला डोज लगता है उसके बाद हमारी बॉडी में 2 तरह की इम्यूनिटी बनती है, बी सेल जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं और टी सेल जिसको मेमोरी सेल्स बोलते हैं। सेकेंड डोज लगने के बाद ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह एकदम से बढ़ जाती है और 2 हफ्ते सेकेंड डोज के बाद जब निकल जाते हैं तब हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल पीक पर होती है। तो इसलिए 2 हफ्ते आफ्टर सेकेंड डोज करेक्ट टाइम होता है जब हम अपनी इम्यूनिटी को कह सकते हैं कि ये एप्रोप्रिएट लेवल पर आ गई है। जी। और जैसा कि अगर हम अब यहाँ पे ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो फर्स्ट डोज लग जाती है, इसके बाद हम पेशेंट को एक सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट में ये मेंशन होता है कि उसको अगली डोज कब लगवानी है। तो अगर कोवैक्सीन किसी पेशेंट ने लगवाया है पहली डोज, तो आपसे चूंकि हमने कोविशील्ड की तो बात की, लेकिन कोवैक्सीन की भी बात कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की लगी है तो अगली डोज उसे कितने दिनों के बाद लगेगी?
बिल्कुल, अगर आपकी पहली डोज कोवैक्सीन की आज लगेंगे तो उसके 4 हफ्ते के बाद आपको सेकंड डोज लगवानी है। उसमें आपके केवल 4 हफ्ते का ही फिक्स किया गया है, तो आपको 4 हफ्ते के बाद आके वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। किसी कारणवश अगर आप बहुत इमरजेंसी है या सोशल रीजन है तो आप इनके बाद भी आके लगवा सकते हैं, बट कोशिश करें कि 4 हफ्ते पे ही लगवा लें। जी, और अभी हमने लैंसेट का जिक्र किया था डॉक्टर साहब, और जो कोवैक्सीन है इसकी जो इफिशिएंसी एफिकेसी के बारे में काफ़ी जर्नल्स ने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन है, आप क्या कहेंगे? आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है और आपका वैक्सीन का अनुभव कैसा रहा है? बिल्कुल, देखिए हमें बड़ा गर्व है कि हमारी मेक इन इंडिया जो ये कोवैक्सीन है जो पूरी तरह से इंडिया में डेवलप है, इसका पूरा विश्व में इस समय चर्चा हो रहा है, डिमांड है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी को लिखकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वो कोवैक्सीन दे दीजिए, क्योंकि ना सिर्फ इसका कॉस्ट सबसे कम है, इसकी जो मेंटेनेंस है सबसे जो है मिनिमम आप लेवल पे रख सकते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं और फ्रिज में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं। इसकी जो एफिकेसी है, जैसे अभी हमने बताया लांसेट में छपा है कि अराउंड 40 to 50,000 पार्टिसिपेंट्स में 80 to 90% की एफिकेसी पाई गई है, तो ये की बहुत ही अच्छी एफिकेसी है। और जो साइड इफेक्ट्स हैं इसके बिल्कुल मिनिमल हैं, और हमने कोवैक्सीन लगवाया है और हमारे 2 डोज लग चुके हैं। अब हमें ऑलमोस्ट 1 महीना ज्यादा हो चुका है सेकेंड डोज लगे हुए। दोनों ही डोज जब हमने लगाए हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हम उस दिन भी काम कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे, और सेकंड डोज वाले दिन भी सर्जरी कर रहे थे। तो आप कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी कोई एंग्जाइटी नहीं था, हमें ना कोई साइड इफेक्ट हुआ, और हम पूरे दिन काम करते रहे। बिल्कुल, और इस समय अगर हम देखें तो जो विश्व में जो प्रमुख वैक्सीन्स हैं, चाहे हम फाइजर की बात करें चाहे हम मॉडर्ना की बात करें, तो उनके कंपैरिजन में अगर हम हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन है या जो मेड इन इंडिया दोनों वैक्सीन्स हैं, तो इन पे क्या एडवांटेजेस हैं? हमारी जो वैक्सीन है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर, अगर हम बात करें जो विदेशी वैक्सीन हैं फाइजर या मॉडर्ना। नंबर 1 जो हमारी वैक्सीन है ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस के जेनेटिक मटेरियल से बनाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि इससे लगाने के बाद आपको कोरोना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डेड वायरस का पार्ट ले रखा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वैक्सीन है ये हम, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो इसको हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर भी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हमारे पूरे भारत की जो वैक्सीनेशन जो चेन बनाई है हमारे भारत में, उस चेन में ये ऐसे के ऐसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3 कि एक बार जो वायल खुल जाती है तो उसमें भी वो स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, और हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी है कि हमारी वेस्टेज कम हो जाती है। नंबर 4 कि इसकी एफिकेसी और सेफ्टी जो दूसरी विदेशी वैक्सीन हैं उनसे बिल्कुल कंपेरेबल है, तो कई मापदंडों पर तो बेटर भी है। तो इसलिए इन सभी अगर मापदंडों को देखते हैं तो हमारी जो भारतीय वैक्सीन है बाकी सब वैक्सीन पर बड़ी भारी पड़ती है। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया डॉक्टर अनूप कि किस तरह से अगर हम देखें तो बाकी वैक्सीन्स को, चाहे हम देखें फाइजर या मॉडर्ना के देखें, तो इसको -70 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर मेंटेन करना और भारत जैसे विशाल देश में इसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने जो स्वदेशी वैक्सीन विकसित की उनमें ये चीज़ें नहीं है, और हम जैसा पहले दूसरी वैक्सीन्स को रख रहे थे इसे भी हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसको हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। गांव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में सरकार ने फ्रिज दे रखा है, नॉर्मल फ्रिज, वहां पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी वेस्टेज का चांस नहीं होगा, किसी इफेक्ट नहीं होगी, और इसलिए ये भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है। और इस बीच हमारे कॉलर बड़ौद से महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, महेश शर्मा बड़ौद से जी। सवाल है जी, अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं और उसके बाद हमें बुखार या कोई एलर्जी हो जाती है तो हम उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखें? जी डॉक्टर अनूप, लोगों में ये डर रहता है कहीं वैक्सीन से एलर्जी ना हो जाए, तो ये पूछ रहे हैं अगर बुखार या एलर्जी हो जाती है तो क्या सावधानी रखें? बिल्कुल, देखिए जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो एक केस शीट होता है जिसमें आपसे सब डिटेल में हिस्ट्री पूछी जाती है कि आपको पहले कभी किसी दवाई से, किसी वैक्सीन से एलर्जी रही है। और एलर्जी में भी हम एक स्पेशल कैटेगरी बोलते हैं एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, जिसका मतलब होता है बहुत सीवियर एलर्जी हुई और आप बेहोश हो गए या आपका बीपी बहुत लो हो गया, तो ये पहले ही हम चेक कर लेते हैं। अगर किसी पेशेंट में वो है उसको हम वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने आपको वैक्सीन लगाया, उसके आधे घंटे तक हम आपको उसी सेंटर पर ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि
कोई आपको डिजीनेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या एक्सेसिव पेन या ब्लीडिंग हो रहा है, वो वहीं चेक कर लेते हैं। तो अगर उसके बाद जब आप घर जाते हैं, आपको एक नंबर दिया जाता है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सेक्स सेंटर में, और आप बता सकते हैं कि मेरे को ये फलाना फलाना साइड इफेक्ट हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर आपको कंसल्ट करके वापस उसके लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए बोलेंगे। बट हम आपको अगर वास्तविकता बताएं, आप जानते हैं कि 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो मेजर साइड इफेक्ट जो होता है, जिसको हम बात कर रहे थे, सिवियर एलर्जी या सडनली सांस फूल जाना या रैशेज बॉडी पे बहुत ज्यादा आ जाना, ऐसा अभी तक किसी भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट में नहीं पाया गया है। तो इसलिए अगर आपको किसी को हो जाता है तो वो उस नंबर पर कॉल करके, जो आपको नंबर दिया जाएगा, डॉक्टर को बताए और डॉक्टर आपकी टीम आपको वापस बुलाकर उसका ट्रीटमेंट कर सकती है। जी, और अब हम रुक करते हैं हरियाणा में सिरसा का, जहां से ओम प्रकाश जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला बोल रहा हूँ सिरसा से। सर मेरी ये पहली जिज्ञासा तो ये है कि आप साइंटिस्ट हैं, गुर्दा रोग के स्पेशलिस्ट, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, एक एलोपैथी साइंटिस्ट की विशेषज्ञ राय है कि यानी जो सुबह उठ के पानी पीते हैं हम, उसमें जो है स्टोन बनने के चांस ना के बराबर हैं, जो दिन भर पीते हैं उसमें स्टोन बनने के चांस रहते हैं। तो कृपया इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सुबह जो उषा पान, जिसे अमृत भी कहा गया है, भी काफी सारी एक्टिविटी में काम करता है। तो दूसरा बस ये देखा गया है कि आज तक जो 1 साल हो गया कोरोना को आए हुए, तो हम ये आज तक तो ये प्रभावित तो हुए हैं कि छोटी छोटी सावधानी की कमी है, जिसके कारण ये दोबारा बढ़ रहा है। दूसरा ये भी एक यानी डिसाइड हो गया है कि ये बाहर प्रवेश नहीं करता, शरीर के भीतर ही जो है ग्रो करता है। जी, अपना सवाल पूछिए, समय बहुत कम है। धन्यवाद जी। डॉक्टर अनूप, इन्होंने पानी पीने को लेकर पूछा है, तो क्या इसका कोई स्टोन से या किसी चीज से कोई संबंध है? बिल्कुल, देखिए, पानी पीने के लिए हमारी स्पष्ट जो निर्देश होते हैं, रिक्वेस्ट हम करते हैं पेशेंट्स को कि आपको गर्मियों में 3 लीटर जो है लिक्विड पदार्थ लेना है और सर्दियों में 2 लीटर पदार्थ लेना है। इसमें कोई भी तरह लिक्विड आ जाता है, और चाहे आप सुबह पिए, चाहे दोपहर में पिए, चाहे शाम को पिए। हम जो रात में 9 बजे के बाद हम लिक्विड को कम करने के लिए बोलते हैं, स्पेशली वो लोग जो 50 साल से ऊपर हैं, क्योंकि रात में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाती है फ्लूइड्स की। तो जो भी आप पानी या तरल पदार्थ लेंगे, वो पेशाब के रूप में आपको रात में उठना पड़ेगा। जहाँ तक आपने पूछा कि शाम को लेने से क्या पथरी बन जाती है, नहीं, वो बिल्कुल मिथ है। आप पानी किसी भी टाइम पिए, सिर्फ रात को ना पिए, इससे क्योंकि आपको उठना पड़ेगा। ज्यादा पानी पीने से आपको स्टोन बनने के रिस्क कम हो जाता है। जी, और अब हम अपने अंतिम कॉलर का क्वेश्चन लेते हैं। मुरैना से विलास सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। विलास जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में बड़ी भ्रामक स्थिति बन गई है। टीकाकरण के समय हमें ये नहीं बताया गया कि हमारी कौन सी वैक्सीन लगी है, अतः अब हमें दूसरा डोज कितने दिनों बाद लगवाना चाहिए, कृपया बताएं। जी डॉक्टर अनूप, मुझे लगता है कि आपने इनके सभी सवालों का जो जवाब है, ये कार्यक्रम को अगर सुनेंगे तो इन्हें पूरा मिल जाएगा, लेकिन अब समय बहुत कम है। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सभी आकाशवाणी श्रोताओं को ये संदेश और अनुरोध रहेगा कि जो भी 45 ईयर्स के ऊपर श्रोता हैं और जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं, वो प्लीज आगे आकर कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इस समय बहुत ही क्रिटिकल है कि हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये ना हो जाए कि हम फिर से 1 साल पहले वाली स्टेज में पहुंच जाएं या पूरे देश में जो है नंबर ऑफ केसेस जो है बहुत बढ़ जाएं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करते रहें, वैक्सीन लगवाते रहें, सावधानी बरतते रहें और भारत सरकार को सहयोग देते रहें। जी डॉक्टर अनूप, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अनूप ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं और वैक्सीन से जुड़ी जो बातें बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। और 1 अप्रैल से 45 प्लस उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है। आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सफदरजंग अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair